देखो, इससे पहले फ्लक्स सीखे थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइन। अगर मान लो सवाल बोर्ड में आया कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसका मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है? फ्लक्स पूछा जा रहा है। फ्लक्स आपको नंबर ऑफ फील्ड लाइन ही तो बताता है किसी गिवन एरिया से, नहीं, किसी गिवन एरिया से कितने फील्ड लाइंस पास कर रहे होते हैं परपेंडिकुलरली, उसी को फ्लक्स कहते हैं। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन आपसे पूछा जा रहा है। मान लो अगर कभी आया कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन बताओ, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 लाख, 10 लाख, ऐसा कुछ, इसका मतलब आपसे फ्लक्स पूछा जा रहा है। फ्लक्स हमें नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया दे देगा। तो आप अगर यूनिट एरिया में मान लो 10 फील्ड लाइन पास कर रहा है और उसका एरिया मान लो 10 मीटर स्क्वायर है, तो कितना टोटल, ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्लक्स निकाल के छोड़ दोगे। हम जब क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जैसे आपको, जैसे ये एक प्लेट है, इस प्लेट के यूनिट एरिया से मान लीजिए 3 फील्ड लाइन पास किया, यूनिफॉर्म प्लेट है, तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा? 3 यूनिट आपको पता है। अब अगर जैसे इसका एरिया है मान लो 1 मीटर स्क्वायर, जैसे एक ये एरिया था, यूनिट एरिया को मान लो हमने 1 मीटर स्क्वायर माना, तो 1 मीटर स्क्वायर से 3 फील्ड लाइन पास करें, अगर इसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर हो, तो बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना हो जाएगा? 10 × 3 30 फील्ड। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। फ्लक्स तो ये है और ये है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, तो फ्लक्स की मदद से ही निकलेगा ना। क्लियर है? तो हम लोगों ने फ्लक्स देखा, कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्लक्स वगैरह, उसका सेंस भी देखा। एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग। फ्लक्स से उस टॉपिक को पढ़ने से फायदा क्या हुआ? तो फायदा ये हुआ कि इससे पहले हम लोगों ने सीखा था इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने, अलग अलग बॉडी के द्वारा, रिंग की वजह से या और भी कोई भी चार्ज रड की वजह से किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकालने के लिए सीखे थे। अब है कि फील्ड निकालने का तरीका जो था एक ट्रेडिशनल वे, वो आप लोगों ने सीखा। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ ऐसी बॉडी के द्वारा फील्ड फाइंड करना होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर ट्रेडिशनल वे से जाते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है कैलकुलेशन, लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो ये सोचा गया कि कोई अल्टरनेट मेथड था कि उससे उसी चीज को शॉर्ट वे में किया जाए, आसानी से किया जाए। देखो तरीका, पर्पस इसको करने का भी हमारा एक ही है, मकसद क्या? फील्ड फाइंड करना, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे किसी की वजह से फाइंड करना, मकसद वही है। अब है कि कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होते थे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता था, या ऐसा कोई बड़ी होता था जिसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता था। तो उसी कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए गॉस थ्योरम है, जो फ्लक्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो फ्लक्स क्या था समझ गए। अब गॉस थ्योरम की मदद से किसी भी पॉइंट पे फील्ड कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोग सीखेंगे, मेन मुद्दा ये है। लेकिन पहले गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट तो समझ लें, उसका रिजल्ट तो समझ लें वो क्या कहता है, फिर इसका एप्लीकेशन करेंगे। डेरिवेशन आता है, ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि गॉस थ्योरम को दिया है, आपको ये प्रूफ करने के लिए भी एग्जाम में आ सकता है। ज्यादातर सिमेट्रिकल वाला आता है, लेकिन नॉन सिमेट्रिक सरफेस के लिए भी वैलिड है, इसलिए हमने उसको भी प्रूफ कर दिया आपको। आइए गॉस थ्योरम क्या कहता है। गॉस थ्योरम ये कहता है कि आप कोई भी एक क्लोज सरफेस लो, क्लोज सरफेस कैसा होगा डजंट मैटर, किस शेप का होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लोज होना है चाहिए, मकसद ये है क्लोज होना चाहिए, पैक होना चाहिए, खुला सरफेस नहीं ले सकते आप। शेप किसी भी तरह का चलेगा, कोनिकल लीजिए, क्यूबाइडल लीजिए, स्फेरिकल लीजिए, नॉन स्फेरिकल लीजिए, जैसा भी शेप लेने का मन शेप ले लो, ठीक है। लेकिन क्लोज सरफेस ले लीजिए और उस क्लोज सरफेस के अंदर आपको जितने भी चार्ज रखने का मन है रख दीजिए, ठीक है भाई। आपके पास सिस्टम ऑफ चार्ज होगा, उस क्लोज सरफेस के अंदर इन्वॉल्व करना है, मतलब ऐसा क्लोज सरफेस बनाना है जैसे मान लीजिए इस चार्ज रड की वजह से किसी पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है, ये मकसद है। इस चार्ज रड पे ढेर सारा होगा चार्ज, हम लोग एक ऐसा सरफेस बनाएंगे जिसमें ये चार्ज रड इन्वॉल्व हो जाए, मतलब क्लोज हो जाए, ऐसा एक क्लोज सरफेस बनाएंगे। इस सरफेस को गॉसियन सरफेस कहते हैं। ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है, नॉन सिमेट्रिकल भी हो सकता है, इसका शेप साइज कोई फिक्स नहीं होता है, आपकी इच्छा पे डिपेंड करती है कि आप कैसा गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। हाँ, कुछ कंडीशन है, कंडीशन इसीलिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो, जो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो आप एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। ये जो क्लोज सरफेस हमने लिया है इसे एज आप गॉसियन सरफेस कह सकते हैं, किसी भी शेप का हो सकता है। हाँ, लेकिन इस तरह से एक शेप आपको लेने हैं, क्लोज सरफेस करना
करना है ताकि जिस चार्ज की वजह से या जिस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से आप फील्ड फाइंड करना चाहते हैं वो उस क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज हो जाए, पैक हो जाए, ऐसा क्लोज सरफेस बनाना है। शेप कोई भी चलेगा। क्लियर कर लिया हमने। तो ये कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स की मदद से फील्ड कैसे फाइंड करेंगे बाद में देखेंगे। अभी ये कहता है कि उस चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से फ्लक्स होगा, वो फ्लक्स इमिट कर रहा होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इमिट कर रहे होंगे हर तरफ। वो क्लोज सरफेस, एक क्लोज सरफेस जिसके अंदर क्यू चार्ज है, उसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा उस फ्लक्स का वैल्यू होता है क्यू 1/ε टाइम्स ऑफ चार्ज, नेट चार्ज इनक्लोज्ड। जैसे हमने एक क्लोज सरफेस लिया जिसके अंदर क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज की वजह से जो फ्लक्स आएगा वो होगा क्यू का नेट चार्ज का 1/ε टाइम्स। ये है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम ये कहता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, क्रॉसिंग सरफेस इन फ्री स्पेस, अगर एयर में है क्योंकि एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है, इन एयर इज इक्वल टू दी 1/ε टाइम्स ऑफ नेट चार्ज। फ्लक्स कितना होगा? 1/ε टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड, 1/ε टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड। उस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज जितना इनक्लोज्ड होगा उसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो नेट चार्ज इनक्लोज्ड का 1/ε टाइम्स होता है। फ्लक्स के बारे में जानकारी आपको मिल गई, इसकी मदद से फील्ड कैसे निकालेंगे जो एप्लीकेशन में सीखेंगे हम लोग। फिलहाल स्टेटमेंट समझ में आया? स्टेटमेंट ये कहता है गॉस थ्योरम का कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा किसी चार्ज की वजह से किसी क्लोज सरफेस के अंदर, नहीं, वो कितना होगा? नेट चार्ज इनक्लोज्ड का 1/ε टाइम्स। क्लियर? प्रूफ कर ले इसे। स्टेटमेंट समझ में आया? क्लियर? आइए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ हम लोग दो तरीके से करेंगे। एक एग्जाम में जनरली आता है सिमेट्रिकल सरफेस के लिए। सिमेट्रिकल सरफेस या तो आप क्यूबाइड ले लो या तो आप क्यूब ले लो, कोई भी यूनिफॉर्म सरफेस लीजिए, स्फीयर ले लीजिए। क्लियर? तो हमने पहले प्रूफ करा है स्फेरिकली सिमेट्रिक सरफेस। सिमेट्रिक तो लेना ही था, स्फेरिकली जानबूझ के लिया ताकि कैलकुलेशन और आसान हो जाए। ठीक? स्फेरिकली सिमेट्रिक, आप स्फेरिकली ले या कोई भी ले, सिमेट्रिक सरफेस कोई भी चलेगा। सबसे सिमेट्रिक सरफेस में आसान और होता है स्फीयर। कारण यह है कि इसमें एंगल 0 मिल जाएगा आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सिमेट्रिक सरफेस आप ले सकते हैं। गॉसियन सरफेस कैसा भी हो सकता है। अभी नॉन सिमेट्रिक सरफेस के लिए कर रहे हैं ना प्रूफ। फिलहाल स्फेरिकली सिमेट्रिक सरफेस देखो, एग्जाम में आपको जो आएगा क्वेश्चन पढ़िएगा, अगर गॉस थ्योरम प्रूफ करने के लिए आएगा तो सरफेस कैसा लेना है, अगर वो स्पेसिफाई किया तो उसके अकॉर्डिंग करिए। सिमेट्रिक सरफेस लेना है तो स्फेरिकली सिमेट्रिक लेके आप, जैसे वो सिमेट्रिक बोला आप स्फेरिकली सिमेट्रिक ले लीजिएगा। अगर वो नॉन सिमेट्रिक बोलेगा तब तो फिर नॉन सिमेट्रिक वाला तरीका। अगर कुछ नहीं बोला तो स्फेरिकली सिमेट्रिक। कुछ नहीं बोलेगा तो मेरा और हमको जो अच्छा लगेगा वो हम करेंगे। आई बात समझ में? अगर कुछ नहीं स्पेसिफाई किया हुआ हो तो आप स्फेरिकली सिमेट्रिक सरफेस लेके प्रूफ कर दीजिए। क्लियर? हमने क्या किया, एक स्फेरिकली सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट किया जिसके अंदर चार्ज को हमने रखा है +q। कहां पे? उसके सेंटर पे, कहीं भी रख सकते हैं। ये चार्ज को भी, ये जरूरी नहीं है कि चार्ज को आप सेंटर पे ही रखें, आप चार्ज को कहीं भी रख सकते हैं। सेंटर पे रखने का मकसद था कि कैलकुलेशन और आसान हो जाए, कैलकुलेशन आसान, ठीक है, क्योंकि वहां पे देखेंगे चार्ज कहीं भी है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने चार्ज को कहां पे रखा? सेंटर पे रखा। एक स्फेरिकली सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस हमने कंस्ट्रक्ट किया जिसका रेडियस r था। क्लियर? आई बात समझ में? अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पे एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट ले लेंगे, dA। एक सरफेस एलिमेंट हमने dA ले लिया। इस देखो हम पहले भी बताया कि स्फीयर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो हर पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड होता है, परपेंडिकुलर होता है, हर पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड होता है। इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन सरफेस से इस तरफ होगा, इस पॉइंट पे इस तरफ होगा, इस पॉइंट पे इस तरफ होगा। क्लियर है? तो इस पॉइंट पे जहां पे हमने सरफेस एलिमेंट लिया है छोटा सा, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। कोई दिक्कत? अब बताइए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, स्फीयर रेडियल इसी तरफ होगा क्या? सेम एन कैप इधर ही होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री, क्योंकि बोथ
इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड होता है स्फेरिकली सिमेट्रिक सरफेस में, इसीलिए इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि आपको E डॉट dA करना है 0 डिग्री। कुछ नहीं, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। और आपने ये सीखा है कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे फील्ड का वैल्यू कितना होता है KQ/r² होता है। तो इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से फील्ड का वैल्यू KQ/r²। क्लियर। K को हम लोग, क्योंकि फ्री स्पेस में ये सिस्टम है, इसलिए K को हम लोग 1/4πε0 लिख सकते हैं। तो Q/r² एज इट इज रहने दिए, कोई दिक्कत यहां तक। अब हम चाहते हैं कि इस ये सरफेस एलिमेंट से कितना फ्लक्स फाइंड कर रहा है, फिर हम लोग टोटल सरफेस से निकाल लेंगे। तो DA से मान लेते हैं फ्लक्स कितना पास किया D5। फाई सिंबल किसके लिए यूज करते हैं, फ्लक्स के लिए। स्मॉल एरिया एलिमेंट से स्मॉल फ्लक्स बनेगा, D5 का मतलब क्या होगा, स्मॉल फ्लक्स बनेगा। और आपको फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ाए थे, डॉट प्रोडक्ट होता है E डॉट dA, हम लोग फ्लक्स में पढ़ चुके हैं ना, E डॉट dA होता है इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट, मतलब E dA cos थीटा, थीटा का वैल्यू 0, E इंटू dA। तो स्मॉल फ्लक्स बनेगा सरफेस एलिमेंट dA से कितना, E इंटू dA। क्लियर। E का वैल्यू कितना है अभी भी सीखा हमने, Q/4πε0r² इंटू dA। अब हमें टोटल फ्लक्स पता करना है। ये तो हुआ कि dA एलिमेंट से कितना फ्लक्स पास किया, पूरे सरफेस से हमें फ्लक्स फाइंड करना है। तो पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन, नहीं टोटल फ्लक्स क्या होगा, इसी D5 को अगर हम होल सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर दें, इसको यहाँ पे ये टर्म जो होता है इसको पढ़ते हैं क्लोज इंटीग्रल। इसको क्या कहते हैं, क्लोज इंटीग्रल। इसको क्या पढ़ते हैं, क्लोज इंटीग्रल। कभी स्टेटमेंट देखोगे एनसीईआरटी कहीं भी क्लोज इंटीग्रल लिखा रहेगा, तो इसका ये मतलब हुआ कि पूरे सरफेस पे फ्लक्स निकालना है ना, फ्लक्स पूरे सरफेस से निकालना है ना आपको। पूरे सरफेस से पॉइंट चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होगा वो होगा नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, यानी 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है होल सरफेस से। क्लोज इंटीग्रल आई बात समझ में। और S का मतलब हुआ पूरा सरफेस, क्लोज इंटीग्रल होल सरफेस। क्लियर है, कितना होता है Q/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। आइए अगर हमें टोटल फ्लक्स पता करना हो तो इसी D5 का होल सरफेस के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल फाई मिल जाएगा, नेट फ्लक्स मिलेगा, कर दी। अब बताइए इनमें क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, 4πε0 कांस्टेंट है, और जिस डिस्टेंस, क्योंकि स्फेरिकली सिमेट्रिकली है इसलिए R क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सेंटर पे रखे थे ना, सेंटर से किसी भी पॉइंट पे करोगे तो सारा डिस्टेंस R ही आएगा ना, R भी कांस्टेंट, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट बाहर कर ली। अब बस इंटीग्रेट कौन होगा, सरफेस एरिया। अब बताइए स्फीयर है तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr²। स्फीयर है, देखो सरफेस आप कैसा लोगे उसी हिसाब से DA का वैल्यू लिखाएगा। अगर आप क्यूबिकल लोगे तो 6a² आएगा टोटल, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो टोटल एरिया का वैल्यू कितना होता है, होल सरफेस एरिया स्फीयर का 4πr²। 4π से 4π उड़ गया, r² से r² उड़ गया, बचा क्या, Q/एप्सिलॉन आया। टोटल फ्लक्स Q/एप्सिलॉन। Q क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड, याद रखिएगा। चार्ज उसके अंदर कितना है, नेट चार्ज। जैसे यहाँ पे +2 होता और -q होता, +2q -q, तो टोटल चार्ज कितना है, नेट चार्ज +q। ध्यान रखिएगा, नेट चार्ज इनक्लोज, यहाँ पे हमने 1 रखा है तो इसलिए इसी चार्ज की वजह से आया है। तो ये नेट चार्ज इनक्लोज्ड का 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है टोटल फ्लक्स इससे जो पास करेगा। प्रूफ समझ में आया। अगर हमारे पास सरफेस नॉन सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल स्टेप समझ में आया, सीधा सा कुछ नहीं करना है, स्फेरिकली सिमेट्रिक सरफेस ले लेनी है जिसका रेडियस r है, ठीक है। एक सरफेस एलिमेंट लेना है dA। अब इस आपको याद रखना है कि कोई भी स्फेरिकल सरफेस होगा तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड होता है और फील्ड का डायरेक्शन भी किसी भी पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड होता है। तो एंगल बनेगा कहां पे, अगर क्यूबिकल सरफेस रहा तो यस, n और e के बीच में नहीं बनेगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे आप DA लोगे उस पॉइंट पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन
और फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन भी इधर होगा। जितना भी होगा एंगल आए वही से अगला स्टेप वही है एंगल वाला। एंगल अगर होगा तो जैसे इस पॉइंट पर हाँ एंगल भी एक जगह एंगल हर जगह थोड़े हर जगह जीरो नहीं होगा, किसी के पॉइंट पे जीरो होगा। जैसे देखो अगर आप मान लो क्यूबिकल सरफेस लेंगे, यहाँ पे सेंटर पे चार्ज है, इस पॉइंट पे तो 90 दोनों 0 0 आएगा, लेकिन इस पॉइंट पे आएगा एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, आया ना एंगल थीटा आए। वही तरीका तो हम सिखा रहे हैं। अगर थीटा वाला हो या नॉन सिमेट्रिक हो तो तरीका आपको पीछे वाला ही कर लेंगे, ठीक है। क्यूबिकल है तो उसमें हमेशा जीरो नहीं होता है, इसलिए तो हमने ये लिया था। बोले था ना कि इसमें दो चीजें जानबूझ के ली गई थी। चार्ज को एट सेंटर पे, आप चार्ज को सेंटर पे नहीं है यहां भी रखोगे ना, अंदर में कहीं भी रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी प्रूफ कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर इंटीग्रेट होगा। लेकिन टोटल इंटीग्रेशन आपको किसका करना है? पूरा सरफेस का, तो 4πr² आना है। क्लियर? आप अगर स्फीयर ना लेके कुछ और भी लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्फीयर जानबूझ के लिए ताकि थीटा नहीं बदले, आर सेंटर पे इसलिए रखी ताकि आर ना बदले, कैलकुलेशन आसान हो। भाई तरीका हम लोग इसलिए सब कुछ सीख रहे हैं ताकि देखो जो भी एक ट्रेडिशनल वे था फील्ड को फाइंड करने का वो आप सीख चुके हैं। ये हम लोग एक नहीं कहते हैं आसान तरीका सीख रहे हैं फील्ड को फाइंड करने का। इसका एप्लीकेशन सीधा सा है, अभी देखोगे फिर से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो ये आसान तरीका है, तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको हो सके आप ले लीजिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो। सिमेट्रिक ले लिए स्फीयर ताकि थीटा आसान हो, जीरो आ जाए, सेंटर पर रख दिए तो आर नहीं बदलेगा और कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। क्लियर? कंप्लीट है डेरिवेशन, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आइए अब अगर हमारे पास सरफेस नॉन सिमेट्रिक हो तो क्या करें? नॉन सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस हो तो क्या करें? तो मान लीजिए हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म या नॉन सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस है, कैसा भी, ध्यान दो यहाँ पे, कैसा भी डजंट मैटर, ठीक है। तो हमने एक रैंडम सरफेस गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट कर लिया। ये जो क्लोज सरफेस कंस्ट्रक्ट करोगे इसे गॉसियन सरफेस कैसे कहते हैं। इसमें क्या किया हमने, कहीं भी पॉइंट पे किसी भी पोजीशन पे, रैंडम पोजीशन पे, जो कि चार्ज को भी कहां पे रखें कोई फिक्स नहीं है, आप जहां भी रख सकते हैं रख दीजिए, हो ना। चार्ज भी, आर भी बदल गया नहीं, थीटा भी बदल गई। अब बताइए जहां पे चार्ज रखे हैं वहां से जिस पॉइंट पे आप सरफेस एलिमेंट लोगे वो डिस्टेंस को आर लेट कर लेते हैं, पक्का। चलिए अब यहां पे मान लीजिए फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसा ही होता है इस तरफ, लेकिन इस पॉइंट पे इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ऑलवेज। एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच कुछ एंगल बन रहा है, हो सकता है 90 भी बने, हो सकता है 180 बने, लेकिन अभी फिलहाल थीटा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हमने उस पॉइंट पे फील्ड कितना फाइंड किया, E, और हमें पता है कि इस पॉइंट पे फील्ड का, जैसे अगर Q चार्ज की वजह से R पोजीशन पे फील्ड फाइंड करना हो तो फॉर्मूला ये नहीं चलेगा kq²। क्लियर है? kq²। आइए तो हम लोग इस एलिमेंट से, ये जो सरफेस एलिमेंट dA लिया है, इसकी वजह से फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं, d∅ E.dA, E.dA cos थीटा, कोई दिक्कत। और इस पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, kq/r² या q/4πε0r²। यहां पे ये रख देंगे, रिजल्ट आएगा q/4πε0r² dA cos थीटा, कोई दिक्कत। अब इसमें ध्यान दो करेंगे क्या आगे। अब देखो सॉलिड एंगल इसी दिन के लिए पढ़े थे, सॉलिड एंगल पढ़ाए थे ना, तक इसीलिए यहां पे इसका यूज कर सकें, और सॉलिड एंगल का कहीं यूज नहीं है, इसीलिए सॉलिड एंगल पढ़ाए थे आपको। आप बताइए सॉलिड एंगल क्या होता था, एरिया बाय रेडियस स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया बाय रेडियस स्क्वायर। आई बात समझ में? अगर हमारे पास एक स्फीयर होगा, इसका सॉलिड एंगल कितना होता है, 4π, बताया क्या? इसका टोटल सरफेस एरिया 4πr² और इसका रेडियस r², आया 4π। आप हमें इसका छोड़ो, स्फीयर का छोड़ो, कोई भी क्लोज सरफेस होगा, कंप्लीट क्लोज सरफेस, टोटल एंगल कितना होगा? कोई भी सॉलिड सरफेस का क्लोज टोटल एंगल 4π। 4π से बड़ा एंगल बन सकता है क्लोज सरफेस में,
क्लोज सरफेस में कोई भी सॉलिड क्लोज सरफेस है 4 पाई से बड़ा एंगल बन सकता है? कभी कभी नहीं। कैसा भी सरफेस होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास तरबूज है इरेगुलर टाइप का, लेकिन उसके सारे एंगल का जो समअप होगा वो तो हमेशा 4 पाई होगा ना, 720 ही होगा ना, 18 चौक पर, हाँ 720 ही होगा ना। 720 से ज्यादा हो सकता है? बोलो, हो सकता है? कभी भी सॉलिड एंगल 720 से ज्यादा नहीं हो सकता। कंप्लीट सॉलिड एंगल 720 से ज्यादा। कंप्लीट प्लेन एंगल 360 डिग्री, कंप्लीट प्लेन एंगल 360 डिग्री, कंप्लीट सॉलिड एंगल 720 मतलब 4 पाई। आइए अब देखो यहाँ पे ये क्या है, DA cos थीटा है। हम ये कह सकते हैं कि हमने क्या करा, आपको बताए थे कि कंपोनेंट यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को सेम डायरेक्शन में यूज करते हैं। हम लोग DA ना यूज करके DA cos थीटा यूज करें, तो भाई DA cos थीटा एरिया कंपोनेंट ही तो है। DA cos थीटा एरिया ही तो है, एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कंपोनेंट है तो एरिया ही ना। DA cos थीटा एज अ एरिया ट्रीट करेगा और रेडियस r² मान ले। अब इसी को इंटीग्रेट करना होगा ना, तो DA cos थीटा उस इंस्टेंट के लिए हम लोग यहां के लिए बता रहे हैं, यहां के लिए ये वाला सॉलिड एंगल को d ओमेगा कहते हैं, छोटा सा सॉलिड एंगल। इस ये वाला सॉलिड एंगल d ओमेगा कहते हैं, छोटा सा। इसी तरह से यहां भी सॉलिड एंगल d ओमेगा बनेगा, नहीं यहां भी बनेगा d ओमेगा, यहां भी d ओमेगा बनेगा, छोटा सा सॉलिड एंगल। पूरा सॉलिड एंगल इंटीग्रेट कराएगा d ओमेगा d ओमेगा d ओमेगा, तो d ओमेगा को इंटीग्रेट कर देंगे, काम बन जाएगा। आई बात समझ में? हमने यहाँ पे क्या किया, ये एरिया बाय रेडियस स्क्वायर लिखा और उस पॉइंट के लिए हमने इसको d ओमेगा लिख दिया। आई बात समझ में? क्लियर? तो इससे फायदा ये हुआ कि जो आपका वेरिएबल r था ना वो छुप गया। अब आपको अलग अलग r को इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा। तरीका ये भी था कि आप अलग अलग r को इंटीग्रेट करें, r1 r2 r3 लो। r को यहाँ पे रिमूव कर दिए हम लोग, एलिमिनेट कर दिए, r के टर्म में इंटीग्रेट करना ही नहीं है, कंप्लेक्सिटी और कम हो गई। अब एंगल इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या चाहता है? आई बात समझ में? DA cos थीटा बाय r², इसको d ओमेगा लिख देंगे। अब टोटल इंटीग्रेशन हो जाएगा d phi q बाय 4 पाई एप्सिलॉन e, फील्ड है ना, फील्ड इनटू d ओमेगा सॉलिड एंगल। अब कुछ भी हो d ओमेगा का एक क्लोज सरफेस में टोटल इंटीग्रेशन कितना होना है? 720, 4 पाई होना है। कोई भी सरफेस होगा, पूरा क्यूब होगा, क्यूबाइड होगा, रेगुलर होगा, इरेगुलर होगा, कोई भी क्लोज सरफेस होगा, टोटल एंगल ऑलवेज भी 720, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखा, इसलिए शेप से इंडिपेंडेंट होता है ये। 4 पाई से 4 पाई कट्टो बचा क्या? क्यूब प्रूफ। अब आई बात समझ में? तो अब भरोसा हो गया कि फ्लक्स जो होगा किसी भी क्लोज सरफेस से, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज इनक्लोज्ड का 1/ε टाइम्स होगा, चार्ज इनक्लोज्ड का 1/ε टाइम्स होगा। किसी को कुछ पूछना है? इससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है? नहीं? आई बात समझ में? ठीक है, कुछ छापना है इसमें क्या? किसी को कुछ छापना है तो छापो, तब तक हम बोर्ड मिटाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो इसका हमको लोगों को सवाल बनाने में हेल्प करेगा उसको डिस्कस कर लें। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा सवाल, आपके पास 2 स्फीयर है, ध्यान दो बाबू, हमारे पास 2 स्फीयर है, एक का रेडियस r1 r है और एक का रेडियस 2r मान लेते हैं, और इसका रेडियस मान लीजिए r/2 है। 2 स्फीयर, एक बड़ा स्फीयर 2r रेडियस का और एक छोटा स्फीयर। सिमिलरिटी दोनों में ये है कि नेट चार्ज इनक्लोज्ड सेम है, इसमें भी चार्ज इनक्लोज्ड है +q और इसमें भी चार्ज इनक्लोज्ड है +q, जो कि सेंटर पे रखा है। ठीक है, चार्ज कहां पे है? q एट सेंटर। चार्ज कहां पे है? सेंटर पे, दोनों में +q चार्ज है। हमसे बताना है कि इसमें बताइए फ्लक्स कितना होगा और इसका फ्लक्स कितना होगा। देखिए, आई फ्लक्स निकाले, इसका फ्लक्स निकाले। इसके फ्लक्स के लिए अभी जो हमने तरीका सीखा है, यहां पे d लेते हैं
और टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना होता है, E डॉट dA का क्लोज इंटीग्रल करना पड़ता है। इस पॉइंट पे क्योंकि सेंटर है R है, तो इसलिए फील्ड कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, और क्लोज इंटीग्रल एरिया एलिमेंट का करेंगे। आप बताइए इसके लिए फॉर्मूला क्या रखोगे, इस पॉइंट पे क्या होगा, रेडियस इसका कितना है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रेडियस स्क्वायर, रेडियस कितना है 2r का स्क्वायर, कोई फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्लोज इंटीग्रल इस स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई 2r स्क्वायर, रेडियस कितना है 4 पाई से 4 पाई खत्म, 2r स्क्वायर से 2r स्क्वायर खत्म, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत। चलो इसमें कर ले, हाँ Q बराबर E डॉट D, अब यहाँ पे E डॉट dA cos थीटा 0 है, स्फीयर है ना, जहां पे स्फीयर आएगा cos थीटा 0 ले लेंगे, समझ गए, cos थीटा का वैल्यू 0 होगा ना, स्फीयर अगर है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 होगा, बता दिए ना, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक, अब बताइए इसमें भी फील्ड कांस्टेंट है, फील्ड बाहर कर लेते हैं, और इसका dA क्लोज इंटीग्रल Q बाय 4 पाई r स्क्वायर, रेडियस कितना है r बाय 2 का स्क्वायर चलेगा, 4 पाई r स्क्वायर होता है, 4 सॉरी एप्सिलॉन नॉट, ये फील्ड होता है ना उस पॉइंट पे। अब एरिया इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, r क्या रेडियस r बाय 2 का स्क्वायर, देखा किसी का भी सेम होता है, अभी तो बस स्फीयर से तुमको बोले हो, कहीं पे भी क्यू एप्सिलॉन कोई भी क्लोज सरफेस होगा। हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी सरफेस हो उसके साइज से फ्लक्स को कोई मतलब नहीं है, फ्लक्स जितना निकलना है उतना ही निकलेगा। ये तो हुआ न्यूमेरिकल, मतलब इस पे इस चीज को हम लोगों ने न्यूमेरिकली समझा। आओ इसका फील के नाम देखो, हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक, और ये ना 8 फील्ड लाइन टोटल निकालता है, कितना मान लीजिए फील्ड लाइन से कितना निकलता है, 1 मान लेते हैं, ठीक है। टोटल फ्लक्स कितना है इसका, टोटल फ्लक्स कितना है, टोटल फ्लक्स कितना है 1। हमने क्या किया, एक आर रेडियस का सरफेस ड्रॉ किया। अब ये बताइए इस सरफेस पे कितना फ्लक्स पास किया, 8, कोई दिक्कत। एक बड़ा सरफेस हमने ड्रॉ किया, इस बड़े वाले सरफेस से कितना फ्लक्स पास किया, कितना फील्ड लाइन पास किया है, आई बात समझ में, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा सरफेस ड्रॉ किया, कितना फील्ड लाइन पास किया, डजंट मैटर। अब आई बात समझ में, क्या कहना चाह रहे हैं कि फ्लक्स क्लोज सरफेस के साइज से इंडिपेंडेंट होता है। आई बात समझ में, शेप से भी इंडिपेंडेंट होता है। कल ये बात समझ में, छाप लीजिए से, फिर से वाला दिखाते हैं, शेप से भी इंडिपेंडेंट होगा, छापो, नहीं समझे। इस कहानी से क्या सीख मिलती है, सीख यही मिली, कंसेप्ट यहां से क्या बना, देखो यहां पे, तो इससे कंसेप्ट आपका ये बन गया कि जो नेट फ्लक्स होगा वो शेप से, सॉरी साइज से इंडिपेंडेंट होगा। अभी शेप वाला बात करेंगे, साइज से इंडिपेंडेंट होगा। देखा आपने 2r रेडियस का स्फीयर था, r/2 रेडियस का था, डजंट मैटर, फ्लक्स नेट फ्लक्स से कोई मतलब नहीं है, नहीं। तो आप इसे कंसेप्ट के तौर पे याद रख सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस do not depends on size of the surface, नहीं, size of the surface, सरफेस के साइज पे डिपेंड नहीं करती है। क्लियर है, आई बात समझ में।
सरफेस के साइज पे डिपेंड नहीं करती है टोटल फ्लक्स। अगर प्लस क्यू हुआ, आर रेडियस का हो, 2r रेडियस का हो या 3r रेडियस का हो, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 ये भी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 ये भी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स सरफेस 3 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए शेप से बात दिलाएं आपको कि शेप पे डिपेंड करती है क्या, साइज से इंडिपेंडेंट होती है, ये बात दिमाग में सेट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फील भी आ गया, क्यों ऐसा होता है समझ भी गए, गुड। अब हम आपको शेप से दिखाते हैं कि शेप से फर्क नहीं पड़ता है। अगला कंसेप्ट 2, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस do not depends on the shape of the surface, on the shape of the surface, सरफेस के शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे फील से ही समझ लेते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल डेरिवेशन तो आपको पता ही है। सुनो जरा, देखो तो बाबू, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रही है 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिट हो रही है। हमने एक स्फेरिकल शेप बनाया, कितना फ्लक्स, हमने एक क्यूबिकल सरफेस बनाया, फ्लक्स बताओ, हमने एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनाया, सिलेंडर से 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने एक कोनिकल सरफेस बनाया, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स उस क्लोज सरफेस से फर्क पड़ा, आई बात समझ में। तो फ्लक्स से कोई फर्क, सॉरी, सरफेस के शेप से कोई फर्क इंडिपेंडेंट होता है शेप और साइज से, आई बात समझ में। शेप और साइज से इंडिपेंडेंट होगा। अगर मान लो दैट इज, अगर आपके पास ये मान लीजिए क्यूबिकल फेस है, साइज डजंट मैटर, कितना बड़ा कितना छोटा उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस मतलब है चार्ज इनक्लोज्ड से। अगर चार्ज इनक्लोज्ड क्यू है और अंदर में कहाँ है ये भी फर्क नहीं पड़ता है, सेंटर पे है कि बगल में है, इनक्लोज्ड होने से मतलब है, क्लोज सरफेस के अंदर पैक होने से मतलब है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लो कोई स्फेयर है, चार्ज इनक्लोज्ड क्यू है, तो फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई क्लोज्ड कोन है, ओपन कोन नहीं, ओपन कोन नहीं, ओपन सिलेंडर नहीं, क्लोज सिलेंडर, क्लोज कोन होगा और चार्ज इनक्लोज्ड अगर इतना हो तो फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत सुंदर बात होती है, इसका बहुत बढ़िया एप्लीकेशन आ जाता है। अगर मान लीजिए आपके पास क्लोज सिलेंडर हो, सिलेंडर कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड, ओपन में बात करेंगे अभी हम लोग। क्लोज सिलेंडर होगा, चार्ज इनक्लोज्ड क्यू है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए, शेप से और साइज से ने टोटल फ्लक्स को कोई मतलब नहीं है। समझ पाए, नोट कर लिए। इसको साफ करें, एक और करते हैं कंसेप्ट, मिटाएं से सर, ठीक है।
देखो अगला कंसेप्ट है कि टोटल फ्लक्स जो होगा इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड। चार्ज इनक्लोज्ड टोटल फ्लक्स की बात कर रहे हैं, इसे समझिए। हमने यहां पे एक स्फीयर लिया और चार्ज को रखा है सेंटर पे, प्लस क्यू चार्ज को। फ्लक्स कितना, कोई दिक्कत? हमने इसी साइज का स्फीयर लिया और चार्ज को किसी यहां पे रखा है, प्लस क्यू चार्ज को। आप बताइए फील्ड लाइन पहले ये जितना इमिट कर रहा था है ना रे, अभी भी इस क्लोज सरफेस से 1 2 3 4 5 6 7 8 फील्ड लाइन ही जाएगा। अभी भी इस क्लोज सरफेस से इतने ही फील्ड लाइन पास कर रहे होंगे। तो क्या पोजीशन ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड से कोई फर्क पड़ता है टोटल फ्लक्स को? आई बात समझ में ना? कारण समझ में आया कि चार्ज सेंटर पे होगा, बगल में होगा या इधर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रीजन समझ में आया? फिर गड़बड़ नहीं होगा। एकदम क्लोज सरफेस पे चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि गॉस थ्योरम अप्लीकेबल है। दो कंडीशन है गॉस थ्योरम के लिए, एक तो चार्ज इनक्लोज्ड से अंदर में कितना चार्ज है, दूसरा फ्री स्पेस हो और ये क्लोज्ड हो सरफेस। ओपन से फिर गड़बड़ होगा। अगर यही आया था, एडवांस का क्वेश्चन बनता है सुराही वाला, कराएंगे कभी अगर मूड और मन किया तो। ये सुराही वाला, यहाँ पे कोई चार्ज रहता है, फ्लक्स पूछा जाता है, ओपन है, ठीक है, एडवांस में आया था एक बार सवाल। मैकेनिज्म बदल जाएगी, वही तो सीखना हम लोगों को धीरे धीरे ना। गॉस थ्योरम की मदद से उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको पहले क्लोज करेंगे, जो क्लोज नहीं होगा उसको क्लोज करेंगे अपने मन से, फिर फ्लक्स फाइंड करेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। धीरे धीरे सीख रहे हैं। ये बात समझ पाए? पोजीशन से समझ में आए? इसमें एक मिसकंसेप्शन आपको यहां से क्रिएट होगा, उसको भी दूर कर देते हैं हम, नहीं बताएंगे फिर गड़बड़ होगा। हम आपको ये बता रहे हैं सर कि जो चार्ज इनक्लोज्ड है उसके पोजीशन से टोटल फ्लक्स को कोई मतलब नहीं है, परंतु पोजीशन ऑफ चार्ज से किसी पर्टिकुलर सरफेस से कितना फ्लक्स होगा इस पे फर्क पड़ेगा, इस पे फर्क पड़ेगा। देखो हम ये कह रहे हैं किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे, किसी पर्टिकुलर सरफेस एरिया में फर्क पड़ेगा, टोटल फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी स्पेसिफिक एरिया से कितना फ्लक्स पास करेगा इससे फर्क पड़ेगा। बताएं? यस, आ जाओ, ये छाप लिए। देखो बहुत ही बारीक चीजें आपको बता रहे हैं, जहां पे अगर सवाल आएगा आप गलत करेंगे, कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा तो यहां पे मिस्टेक होगी आपसे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बता देते हैं। इसको छाप लिया? पहला चैप्टर है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, खूबसूरत टॉपिक है, काफ़ी चीज सीखने के लिए है इसमें, इसलिए टाइम दे रहे हैं। तो घबराइए नहीं, पेशेंस रखिए, पूरा सिलेबस आपका टाइम पे खत्म होगा। सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जो सिलेबस है वो थोड़ा आसान भी टॉपिक सब है। स्टार्टिंग का 3-4 टॉपिक टफ है, टफ नहीं बढ़िया है, इसलिए आराम आराम से पढ़िए, चीज़ों को तोड़ तोड़ के हर एक कंसेप्ट को, ठीक है। अगला कंसेप्ट नंबर 4, इसी से मिलता जुलता, पोजीशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड। पोजीशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड दो बातें बता रहे हैं हम आपको। एक,
कि पोजीशन ऑफ चार्ज से टोटल फ्लक्स में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन एक स्पेसिफिक एरिया में फर्क पड़ेगा। आइए दिखाते हैं। फ्लक्स थ्रू अ गिवन फेस या स्पेसिफिक गिवन फेस of Gaussian surface is depends on the position of charge, यहीं से ये मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाता आपका, अगर हम आपको ये नहीं बताते तो। समझा देते हैं। समझ लें से, देखो जैसे हमारे पास मान लीजिए ये रहा एक गॉसियन सरफेस, और मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अभी फील्ड लाइन का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है, पता है ना, प्लस क्यू चार्ज की वजह से। अब आप हमें ये बताइए, ये सरफेस दिख रहा है आपको यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक सरफेस दिख रहा है आपको, कितना फ्लक्स पास कर रहा है इस सरफेस से? 3। कोई दिक्कत नहीं, साइज वही रहने देते हैं स्फीयर का। अब एक काम करते हैं हम लोग, किसी को करीब कर देते हैं चार्ज को, यहां पे चार्ज कर दिए। अभी टोटल फ्लक्स उतना ही है, ध्यान देना बाबू, टोटल फ्लक्स में कोई कमी नहीं आई है, टोटल फ्लक्स में कोई कमी नहीं आई है। सरफेस आर्क नाप ले, थोड़ा नापे आर्क, ले जाए यहाँ पे 4 1 2 3 5 6 सॉरी 4 5, नहीं समझे? ये सरफेस एरिया इतना है, और यही यहाँ पे जाकर रख दिए, ये इतना हुआ। तब थोड़ा ज्योमेट्री अगर लगाओगे, नहीं अब कर देते हैं, रुको 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 रुको, थोड़ा और कर दिए। फिजिक्स मतलब फील। ये सरफेस एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा कुछ, बोलो ये सरफेस एरिया काउंट करो अब फील्ड लाइंस तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्योंकि उसके क्लोज है ना, टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इतने ही सरफेस जब ये दूर होंगे तो कम फील्ड लाइन महसूस करेगा, और जब ये क्लोज जाएगा तो ज्यादा फील्ड लाइन इससे पास करने लगेगा। फर्क पड़ा ना पोजीशन ऑफ चार्ज से? किसी स्पेसिफिक सरफेस को, किसी स्पेसिफिक फेस को टोटल फ्लक्स में कोई चेंज नहीं, टोटल फ्लक्स में कोई चेंज नहीं। आई बात समझ में? कहना जो चाह रहे हैं समझ गए? पक्का? वेरी गुड, छाप लीजिए। तो या जितना पॉजिटिव फ्लक्स उतना ही नेगेटिव फ्लक्स, नेट फ्लक्स 0 या चार्ज इनक्लोज 0, जैसे मन करे वैसे समझ लीजिए, कोई दिक्कत? आई बात समझ में? वेरी गुड। एक और बात समझ लोगे क्या? ये ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या पूछा गया आपको। वैसे 1-2 क्वेश्चन और हम देख के बता देंगे कि इसमें ये ऑर्बिट मामला है कि नहीं। हमको ये क्वेश्चन जहाँ पे देखा वहाँ पे आंसर यही था, फिर भी 1-2 बार और हम देख लेंगे कहीं इस तरह का क्वेश्चन हुआ तो ये वाला ऑर्बिट वाला मैटर है कि नहीं है, तो आपको हम फिर क्लियर बता देंगे कि ऑर्बिट वाला मैटर नहीं है। उम्मीद है कि ये ऑर्बिट वाला मैटर नहीं है। ये क्या हुआ रे? कल हम लोग करेंगे ढक्कन वाला कंसेप्ट। मस्त का कंसेप्ट है, बहुत काम आएगा। जैसा बर्तन वैसा ढक्कन। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। आज ये 1-2 बात करके ख़त्म करते हैं। हाँ, ये चीज़ समझ में आ गया एकदम। जिस बर्तन को है उसको उसी शेप के ढक्कन से ढकना है। वही था कि अगर आपके पास क्लोज सरफेस नहीं हो तो फ्लक्स कैसे फाइंड करें। अगर आपके पास क्लोज सरफेस नहीं हो तो फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे? तो उसका तरीका है पहले क्लोज करेंगे, और क्लोज करने का तरीका है जैसा बर्तन वैसा ढक्कन। कल सीखेंगे। अभी
एक बात और कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है, सुनो बाबू, प्लस क्यू चार्ज है और ये बाहर में है, कितना फ्लक्स होगा? क्योंकि चार्ज इनक्लोज नहीं है। ऐसा क्यों होता है? देखो, गॉस साहब ने ऐसे थोड़े कह दिया होगा, गॉस साहब ने ऐसे थोड़े कह दिया होगा कि चार्ज इनक्लोज नहीं तो फ्लक्स नहीं। कुछ बातें होंगी ना, समझ लें। अभी फ्लक्स जीरो है ना गॉस थ्योरम की मदद से, तो गॉस ने ये चीजें सोची कैसे होगी? देखो, क्या ये फील्ड लाइन नहीं निकल रहा है? बोलो, फील्ड लाइन तो है, पास तो कर रहा है, लेकिन रुको जरा, एक ही कंसीडर करते हैं। यहां पे अगर हम चलें इस सरफेस पे, जरा ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। यहां पे एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन थोड़े बदलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदलेगा? नहीं ना बदलेगा। एरिया वेक्टर इधर, एरिया वेक्टर इधर, इधर एरिया वेक्टर इधर, कहीं हर जगह 0 नहीं होगा, कहीं पे कुछ और एंगल होगा तो वहां पे उसका सिमेट्रिक दूसरा एंगल होगा जो पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा। आई बात समझ में? क्लियर है? यहां पे 80 बन गया, नेगेटिव फ्लक्स बना यहां पे, जितना उतना ही यहां पे, तो नेट फ्लक्स पेड़ा। क्या बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है? नहीं हो रही है? हाँ, कभी कभी होता है कि ज़्यादा समझने के बाद कंफ्यूजन हो जाता है, ऐसा नहीं ना आप लोग के साथ? ज़्यादा समझने से समझ ना आता है, फिर पड़ता है। देखो, हम लोगों ने क्या सीखा है कि अगर जितना फ्लक्स आ रहा है उतना ही फ्लक्स चला जाएगा, तो नेट फ्लक्स 0। डायपोल में वही हुआ है। उसी तरह से अगर एक फील्ड लाइन को कंसिडर करेंगे, जैसे इसमें एक फील्ड गया और एक फील्ड आया, इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव होता है। वहां पे देखो ना, पॉजिटिव चार्ज फ्लक्स निकालती है, आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव, इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव। तो आउटवर्ड फ्लक्स जितना पॉजिटिव उतना ही इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव, नेट फ्लक्स 0। यहां पे भी वही हुआ है, यहां पे भी वही हुआ, यहां पे जितना नेगेटिव फ्लक्स बना इधर पॉजिटिव बना, 0। या सबका सम अप 0 हो जाता है, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, 0। इनकमिंग आउटगोइंग के बराबर हो जाता है। क्लियर है? इसलिए ये वाला चार्ज की वजह से ये फ्लक्स इनक्लोज नहीं करेगा। समझ गए? पक्का? आए? चलते चलते एक सवाल कर ले, सुंदर सा कंसेप्चुअल करें, प्राइज भी देते थे। काहे तुम लोग इतना दिन से आए हो, बोलोगे होली का बख्शीश। ये सवाल करो 5 रुपये के लिए, लेकिन क्योंकि सवाल बहुत आसान है। ठीक है? अब नहीं लेने का मन है तो हम क्या कर सकते हैं, मिटाए से। देखो, पिछला वाला सवाल भी कैश प्राइज में कितना आसान था। जब भी हम कैश प्राइज वाला सवाल देंगे वो बहुत आसान होगा, ये ध्यान रखिएगा ना। टफ सवाल तो हम कैश प्राइज वाला नहीं देंगे, कुछ भी। तो होली ऑफर कैश प्राइज 5 रुपये के लिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे सवाल। अगर आप पीछे पड़ी हुई चीजों को नहीं भूले हैं तो ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे नहीं हैं। क्या सवाल का स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। क्लियर है? एक हमारे पास क्लोज सरफेस है, ठीक है, जिसको आप एज ए गॉसियन सरफेस भी कह सकते हैं। क्लियर? क्लोज सरफेस। क्वेश्चन है और एक कंडक्टिंग सरफेस है। एक सरफेस कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग सरफेस, ठीक है।
समझ गए? और यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज है। बताइए नेट फ्लक्स कितना होगा थ्रू दिस क्लोज सरफेस? सवाल फिर से करते हैं। एक गॉसियन सरफेस है आपके पास, शेप कुछ भी होगा, मान लीजिए स्फेरिकल है। एक कंडक्टिंग सरफेस है, कंडक्टिंग स्फीयर है, कुछ भी है, न्यूट्रल है कंडक्टिंग सरफेस, दिख रहा है ना, एज सोन, स्टेटमेंट में एज सोन था, एज सोन। हम एक चार्ज बाहर में रखा हुआ है, नेट फ्लक्स बताइए थ्रू दिस सरफेस। कसम खा लिया है सही नहीं बोलेंगे, बुद्धि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। हम क्या बोले थे? पैसा देख के तो लोगों का माथा खराब हो जाता है, लोग इसलिए बोलते हैं कि पैसा माथा खराब कर देता है। वही बात हुआ है, अगर ये बिना कैश प्राइस के रहता है शायद बन भी जाता। हैंड्स प्रूफ पैसा माथा खराब करता है, पैसे की वजह से माथा खराब हो जाती है। नहीं, जीता जागता तुम लोग उदाहरण हो। हे रे बकलोल सब। चार्जिंग बाय इंडक्शन याद आया, चार्जिंग बाय इंडक्शन याद आया। एक चार्ज प्लेट है, नो, एक चार्ज प्लेट है, सामने एक कंडक्टर है। कौन सा चार्ज बनेगा इधर? याद आया? नेट चार्ज अभी भी जीरो है, अर्थिंग करेंगे तब ना ये नेगेटिवली चार्ज होगी। आई बात समझ में? बोलो। ई जितना चार्ज है उतना ही चार्ज इधर पॉजिटिव क्रिएट होगा, उतना ही चार्ज इधर, चार्ज ऐसे इनसाइड, कोई बात नहीं, चलो है, सॉरी इधर नेगेटिव, आधे पे पॉजिटिव तो आधे पे नेगेटिव होगा, है? बोलो, बोलो नहीं। अब इस सरफेस को जरा ध्यान से देखो तो, क्या ये सरफेस कुछ नेगेटिव चार्ज इंक्लोज नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। क्वेश्चन में ये दे रखा था कि इतना ही है, मतलब यहीं पे बस इंडक्शन होना है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, इतना ही एरिया पे जितना नेगेटिव बना, ऑप्शन के हिसाब से ये काम करना था, उतना पॉजिटिव बना। अभी भी ये न्यूट्रल है कि नहीं है? ऑप्शन नहीं दिए, सुनो तो पहले, इसलिए नहीं बना, ये तो नहीं बोलोगे ऑप्शन नहीं दिए इसलिए नहीं बना। ऑप्शन हम जीरो वाला भी देते तब कुछ और सोचते ना। अब बोलो, ये गॉसियन सरफेस क्या चार्ज बिल्कुल इनक्लोज नहीं किया? किया ना, उतना ही नेगेटिव, यानी कि फ्लक्स थ्रू माइनस क्यू बाय। नहीं समझे? नहीं समझे? बोलो 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 बोलो। पीछे थोड़ा जाइए, इंडक्शन पढ़ के आइए। इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ा है ना, रिकैप करके आइए एक बार। भाई शुरू अगर प्लस क्यू है तो माइनस क्यू बनेगा, और उतना ही प्लस क्यू, क्योंकि नेट चार्ज इस पर कितना रहना है? जीरो रहना है ना, है तो जीरो। माइनस क्यू देखो, ऐसे समझो ना, इस फेज पे माइनस क्यू डेवलप हुआ, इस फेज पे प्लस क्यू डेवलप हुआ, चार्जिंग बाय इंडक्शन। आपका चार्ज इनक्लोज, ये जो गॉसियन सरफेस है, ये कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है? माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ, वो जरूरी, जैसे इसमें दे रखा था पूरा हाफ है, या ऐसा इंफॉर्मेशन दे रखा था, कोई फर्क नहीं, इतना ही रहेगा तो हम ये दे रखे ना भाई। यहां पे जितना नेगेटिव होगा उतना पॉजिटिव यहां पे नहीं होगा। हम ये पूरा नेगेटिव को यही मानेंगे, कुछ कर लोगे? हम पूरा नेगेटिव यहां पे माने हैं, तुम कुछ कर लोगे? तो माना पे ही होता है। नहीं समझे? मतलब अब तुम कहोगे सवाल सर वेल एक्सप्लेन, क्वेश्चन पूरा नहीं था, क्वेश्चन हमको पूरा याद नहीं है, मतलब स्टेटमेंट, भावनाएं समझ गए ना। अगर इसके बेसिस पे आपसे सवाल बन जाता तो अच्छी बात है। जैसे तुम बोलोगे सर आधा दे देते और ऑप्शन देते तो बना लेते, ऐसे ही कह रहे हो ना। अगर हाँ तो बढ़िया बात है, तो ठीक है। अभी तो सर मान लें कि पूरा चार्ज वहाँ पे ही होगा, तो ऐसे तो
पता चलता है कि वहाँ पे कितना चार्ज है। वहाँ पे फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट लगेगा ना बाबू, सरफेस चार्ज। और कम्प्लेक्स बना दे सवाल को, बस आधा है आधा इनक्लोज कर देते तो हो जाता ना। अच्छा ठीक, अगली बार ध्यान रखेंगे। ये बात समझ पाए? ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग करेंगे ढक्कन वाला सवाल कि अगर मान लीजिए आपके पास गॉसियन सरफेस क्लोज नहीं हो तो कैसे उसका फ्लक्स निकालते हैं, फिर हम लोग आएंगे इसके एप्लीकेशन पे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।